हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपके लिए खास प्रोग्राम। फ्राइडे में हम आपको एक खास प्रोग्राम लेकर आते हैं साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब आम तौर पर चेन्नई में रहते हैं, जिसे पहले मद्रास कहा जाता था, लेकिन आजकल वो अपने वतन में हैं, बिहार के जिला शेखपुरा में माने गांव में। वहां से भी रहते हुए वो हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। साउथ एशिया पर खास नजर रखते हैं और पूरे हफ्ते इस प्रोग्राम के लिए बाकायदा खास तैयारी करते हैं ताकि आप तक बेहतर से बेहतर अप टू डेट इंफॉर्मेशन पहुंच सके। हमारी इस प्रोग्राम में कोशिश होती है कि भारत के पड़ोसी मुल्कों के खबरों पर गहराई से नजर रखें और समझें कि हमारे पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है। आज तीन खबरें हैं खास। एक तो पाकिस्तान में इमरान खान और वहां की सरकार के बीच में रस्साकशी जो जारी है वो, और इमरान खान ने कुछ मीडिया में कोई खास बातें कही हैं, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा भूटान नरेश भारत में है, जबकि उनके प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बयान दिया है मीडिया को जिसमें डोकलाम के सिलसिले में कोई ऐसा बयान है जिससे ऐसा लगता है कि शायद वो भारत से नाराज हैं। क्या कुछ है, चूंकि भूटान के साथ हमारी रक्षा संधि है और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पड़ोसी मुल्क है, छोटा मुल्क है, लेकिन हमारे ताल्लुकात काफी अच्छे रहे हैं। वहां क्या कुछ है भूटान में, चूंकि भूटान के दूसरी तरफ चीन है और चीन मुसलसल इस पूरे इलाके में कोशिश ऐसी कर रहा है जैसे भारत के असर को वो कम करने की कोशिश कर रहा है। उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा म्यांमार का एक कोको आइलैंड है, उस आइलैंड पर चीन की फौज एक्टिव नजर आ रही है। ये भारत के अंडमान निकोबार से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हमारे लिए रक्षा के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि अंडमान निकोबार में हमारी फौज का बड़ा अड्डा है, तीनों फौजों के लोग वहां पर हैं। आखिर क्या मंशा है चीन का, क्या चाहता है वो, भारत पर इतनी कड़ी नजर क्यों रखना चाहता है? सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप अपने गांव, अपने वतन में रहते हुए भी वक्त दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि पाकिस्तान में ताजा हालात क्या हैं, खास तौर पर इमरान खान जब से हुकूमत से बाहर हुए हैं तब से वहां मुसलसल खलबली नजर आ रही है, क्या कुछ है? क्या आप एक मोबाइल ऐप तलाश कर रहे हैं जो आपकी तमाम मजहबी जरूरियात को पूरा करे? जी हाँ, एक ऐसा जामे ऐप जो माह रमजान की इबादतों में आपके साथ रहेगा, जो कि एक खूबसूरत डिजाइन और मुख्तलिफ फीचर के साथ तैयार किया गया है, जो आपकी तमाम दीनी जरूरतों को पूरा करेगा, जिसका नाम डिवाइन मुस्लिम ऐप है। इसके कुरान फीचर्स में आप देखेंगे तमाम सर्च की सहूलत, 15 लाइन सफा डिस्प्ले मोड, 20 से ज्यादा जबानों के मकबूल तर्जुमे, मुख्तलिफ जबानों में तिलावत की ऑडियो, मशहूर तफासिर के साथ अपनी मर्जी के मुताबिक सुपर इंटरफेस। इंजॉय कुरान, कुरान पाक को एक रूहानी सफर के तौर पर ज्यादा खूबसूरत अंदाज में तजुर्बा करें और अपनी कुरानी मालूमात का अंदाजा लगाएं। खत्म कुरान, रोजाना कुरान की तिलावत को अपनी आदत बनाएं। खत्म कुरान में पारा और रुकू के लिहाज से सफ़े को सेट कर सकते हैं। मक्का और मदीना के मुक़द्दस मकामात से बराए रास्त नसर और लाइव ज़ियारत करें। दुआ, दुनियावी मसरूफियात और बाग तोड़ में भी अल्लाह से जुड़े रहें, खुसूसी अरबी तिलावत के साथ। नमाज टाइमिंग, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के एतबार से नमाज का वक्त हिसाब के 10 से ज्यादा तरीके, दुनिया भर के 20,000 से जायद शहर शामिल हैं। अजान नोटिफिकेशन, नमाज के लिए इत्ला हासिल करें ताकि आप कभी भी नमाज से महरूम ना रहें। कैलेंडर दोनों हिजरी और मिलादी कैलेंडर पर मुश्तमल है। प्रेयर टेकर और कज़ा ट्रैकर, एक कज़ा ट्रैकर जो आपको आपकी इन नमाजों को याद रखने में मदद करता है जो अभी अदा नहीं की गई है। जिक्र एंड तस्बीह काउंटर, आपके वक्त को बेहतर बनाने के लिए मुफीद और मशहूर जिक्र का मजमुआ। किबला फाइंडर, किबला की दुरुस्त समत तलाश करें चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों। ये ऐप मुकम्मल तौर पर एड फ्री है, जिसमें आपकी प्राइवेसी का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। तो डिवाइन मुस्लिम ऐप फ्री में अभी डाउनलोड करें। जी काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल।
और अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग जो है इमरान खान के सियासत पे और उनके जो बयानात आते रहते हैं मीडिया के थ्रू, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जो है इमरान खान का गए 2 दिन या 3 दिन पहले एक बयान आया है जिसपे उन्होंने बड़े ही मतलब क्या कहते हैं सनसनीखेज तौर पे ऐलान किया है कि जो पूर्व आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के कमर जावेद बाजवा, वो डबल गेम खेल रहे थे। ये लफ्ज उन्होंने डबल गेम का किया था कि एक तरफ तो वो मेरे भी साथ थे और दूसरी तरफ वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ थे। और फिर उन्होंने एक लंबा चौड़ा लिस्ट जो है उन्होंने बताया है कि कमर अहमद बाजवा ने किस तरह से हमको मतलब एक तरह से उनके डिक्टेशन पे मैं चल रहा था। ये उन्होंने कहा कि वो हमें गाइड करते थे या हमें फोर्स करते थे कि आप ये करो तो मैं ये करूं। इसमें एक और बयान, इसी बयान के अंदर उन्होंने कहा कि कमर जावेद बाजवा जो हैं, उन्होंने हम पे प्रेशर डाल रहे थे कि वो मुझे इंडिया से जो है बेहतर संबंध बनाने के लिए और इंडिया से जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर जो वागा का है उसको खोलने के लिए वो प्रेशर दे रहे थे हमारे ऊपर। तो ये बड़ा सीरियस मैटर है कि एक सिविलियन जो जो मतलब ये है कि गवर्नमेंट के ओहदेदार थे और वो होने वाले भी होंगे शायद, तो इनका जो रिलेशनशिप है वो आर्मी के साथ हमेशा ये रहा है कि आर्मी और जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनके अगर कॉर्डियल रिलेशनशिप है तो पाकिस्तान की सरकार बहुत आराम से चलती है। और इन दोनों में अगर जब भी तालमेल नहीं रहता है तो आर्मी को हो जाता है। हमने देखा पहले अयूब खान भी उसी 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 इसमें आए थे, यहिया खान भी अयूब खान के बाद आए थे और अयूब खान ने गद्दी अपनी दे दी थी यहिया खान को। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है जनरल ज़िया आ गए। उसके कुछ दिनों के बाद जो है नवाज शरीफ की सरकार चली तो नवाज शरीफ वो जनरल मुशर्रफ आ गए। तो 75 साल में 40 साल पाकिस्तान तो आर्मी ही रूल में रहा और पाकिस्तान के अंदर आर्मी ने अपनी इतनी क्रेडिबिलिटी बना ली है कि मैं पाकिस्तान का मुहाफिज हूँ। ये सिविलियन सरकार जो है ये आपको डुबा देगी और अगर पाकिस्तान फौज जो है वही पाकिस्तान का जो है मतलब निगहबान है, उसी की पहरेदारी कर रहा है। और अगर पाकिस्तान को खड़ा होना है और एक साथ बचा रहना है तो आर्मी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकती। अब इस बैकग्राउंड में इमरान खान का एलिगेशन जावेद बाजवा के अगेंस्ट में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है, जिसको मुझे समझने में बड़ी मुश्किल हो रही है कि आखिर जब वो तो बाजवा साहब तो जा चुके, उन पे एलिगेशन लगा के इमरान खान को क्या हासिल हो रहा है? क्या क्या उनकी ये पॉलिटिकल जो है कोई इससे गेन कर रहे हैं? और मुझसे अगर पूछेंगे एज ए साउथ एशियन एनालिस्ट तो इमरान खान ने क्रिकेट में तो अपना जो धूम मचा लिया और जो अपनी अपनी जो है उन्होंने ही कर ली, लेकिन सियासत में मुझे लगता है कि वो अभी उन्हें सियासत आती नहीं है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ी है, खासकर इस्लामिक तवारीख बहुत अच्छा पढ़ा है उन्हें। मदीना के रियासत बना रहे थे पाकिस्तान को वो जब वो हुक्मरान थे, लेकिन उन्हें डिप्लोमेसी नहीं आती है, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं आता। और इसी वजह से उन्होंने दो से झगड़ा ले लिया। एक तो अमेरिका से झगड़ा ले लिया जो कि बिल्कुल पॉलिटिकल इमेच्योर आदमी का काम हो सकता है। आप न्यूट्रल रहो, आप ना उससे झगड़ा लो ना उससे दोस्त बनो। आपको झगड़ा लेने के लिए आप क्या पॉइंट सही कर रहे हैं? दूसरा जो मेन पिलर है वो है आर्मी, जो आर्मी चीफ होते हैं। और ये सबको मालूम है कि आर्मी चीफ जो है उसकी क्या पोजीशन है पाकिस्तान के अंदर। पब्लिक की संपत्ति जो है वो आर्मी के ऊपर ज्यादा है बनिस्बत के सिविलियन हुक्मरान पे। अब आपने दूसरा फ्रंट खोल दिया है जंग का अपने आप में, एक तो अमेरिका के साथ खोल दिया, एक आर्मी चीफ के साथ खोल दिया। तो ये मुझे जो समझ में आती है ये इमरान खान की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, ये मेरा अपना मानना है। अच्छा, एक चीज खास तौर पर ये जो कमर बाजवा का नाम ले रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ गलती के एहसास के साथ एस्केप रूट बना रहे हैं वो अपना? क्या मतलब एक एक ये भी तो होता है ना, कोई रास्ता निकालता है आदमी कि मैं क्राइसिस में हूं तो उससे निकलने के लिए मैं किसी का नाम लूं, किसी के खिलाफ इल्जाम लगाऊं। क्या ये वो रास्ता हो सकता है या जी, टकराव की हालत है? आपका जो आपकी जो सस्पिशन है वो कुछ हद तक सही है, इसलिए कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था,
इसमें उन्होंने अमेरिका से अब रिट्रैक्ट कर दिया है, जो कि शुरू में उन्होंने काफी हद तक कहा था कि ये सारी जो सरकार बदली है ये अमेरिका ने किया है। अभी जो नया स्टेटमेंट आ रहा है, इसमें मुझे ये लग रहा है कि इसमें ये अमेरिका से पैचअप करना चाह रहे हैं और उसके अमेरिका के ब्लेम को हटा के अब बाजवा के ऊपर लेके आ रहे हैं, ताकि अमेरिका जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ हम हमको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे मुझे बस यही समझ में आ रहा है कि यही यही एक रीजन है कि अमेरिका से फिर से अपना नेगोशिएशन और फिर से उनसे जो है बात करने, क्योंकि जब वो अगर ये कहेंगे कि इन्होंने कू करा दिया हमारे लिए और हमारे जो है गद्दी छुड़वा दी, तो फिर अमेरिका से वो आगे कैसे बात कर सकते हैं। तो ये जो बात आपने आपने संकेत दी है, इसमें यहाँ तक तो सच्चाई है। और अब तो मतलब कमर जावेद बाजवा जो हैं, अब तो पाकिस्तान के मतलब आर्मी चीफ नहीं है ना, तो वो तो कुछ अब कर नहीं सकते ना। तो वो तो स्पेंट फोर्स है। जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव हमेशा कहते आए हैं अपने इसमें कि भूतपूर्व हो गया। जब भूतपूर्व हो गए तो आपकी सारी पावर खत्म हो गई। अच्छा सैयद अली मुश्तबा साहब, ये बताइए कि जिस वक्त इमरान खान की सरकार गिर रही थी और सरकार गिर चुकी थी, इन दोनों हालात में उन्होंने बहुत खुल करके अमेरिका की दखलंदाजी की बात की थी और उस अमेरिका के खिलाफ जो वो बोल रहे थे, उसी वजह से उनको पब्लिक सपोर्ट इतनी थी कि सरकार को उनके मीडिया पर पाबंदी लगानी पड़ी कि कोई इनको कवरेज नहीं देगा। बाकायदा रैलियां हो रही थी, आधी रात को रैली हो रही थी कराची में और कहां कहां, और उसमें बहुत लोग आ रहे थे और ऐसा लगता था कि अमेरिका के खिलाफ इमोशंस को वो बहुत ऊंचे लेवल पर ले आए थे अपने यहां। अब अगर अमेरिका के साथ पैचअप करेंगे तो वही अवाम क्या उनको पसंद करेगी, क्या होगा? देखिए ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान जो है वो 3 A पे चलता है। हाँ। एक तो अल्लाह है सबसे ऊपर, हाँ। दूसरा जो है अमेरिका है उसके नीचे आर्मी है। तो ये तीन जो हैं, इनकी अगर ब्लेसिंग रहे तो पाकिस्तान चलती रहेगी। हम्म। अल्लाह का जो मामला है तो वो सबका कदरदान है, पाकिस्तान का भी कदरदान है, वो आर्मी वालों के कदरदान है, अमेरिका का भी कदरदान है, इमरान खान का भी कदरदान है। तो उसकी डिस्कशन लाने से कोई फायदा नहीं है। जी। अब जो मेन जो सेंट्रल पिलर है, ये है अमेरिका और आर्मी। हम्म। तो इमरान खान ने उस टाइम जिस टाइम उनकी सरकार गिरी थी, उस टाइम उन्होंने कोई भी आर्मी चीफ के ऊपर कोई तोहमत नहीं लगाया था, इसलिए कि कमर अहमद बाजवा जो है अपनी कुर्सी पर बैठे थे। हम्म। अब जो सिचुएशन है वो ये कि कमर अहमद बाजवा जो है, कमर जावेद बाजवा जो है वो अब मतलब अपने उनकी उनकी रिटायरमेंट हो गई है और वो मतलब ये है कि अब वो सिविलियन बन गए हैं, अब वो आर्मी जनरल नहीं रहे और आर्मी चीफ नहीं रहे। तो अब अमेरिका से जो है उन्हें रिश्ता बनाने के लिए तो उन्होंने किसी न किसी को तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। हम्म। तो वो रिश्ता बनाने के लिए उन्होंने बाजवा साहब को चुना हम्म। कि अब इन्हीं पर अटैक करते हैं। तो अब यहाँ पे जो जो और मसला जो बना हुआ है कि यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं। एक तो कि अब आप आवाम जो है वो एक तो अमेरिका के, पहले तो आपने अमेरिका को दुश्मन माना, अब अमेरिका को दुश्मन नहीं मानते हैं, या अपनी जो संकेत दे रहे हैं वो ये नहीं कहते हैं कि वो दुश्मन है हमारा, लेकिन ये भी नहीं कहते कि वो दोस्त है। अब उन्होंने दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के, आर्मी, उसके ऊपर वो आप अटैक कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी चीज होगी कि जो आर्मी है वो अपनी कितनी क्रेडिबिलिटी जो उसने बनाया हुआ है 40 साल की हुकूमत वहां पे करके, और एक एक बंदा जो पाकिस्तानी है वो ये कहता है कि पाकिस्तान फौज जो है वो सही मानों में पाकिस्तानी है और नेशनलिस्ट है, और वही हमारी कंट्री के मतलब हिफाजत कर सकता है, मुहाफिज है उसका। और ये जो है, ये जो कर रहे हैं, ये या तो अपनी सिविलियन इमेज को बनाने के लिए कर रहे हैं कि हम जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो हम ही से ऊपर है। तो क्या पाकिस्तानी सरकार ये ये इस मौके को या इस नैरेटिव को मानेगी कि सिविलियन सरकार जो है वो पाकिस्तानी आर्मी से ऊपर है? उसमें कुछ लोग भी हैं, मतलब जो तहरीक इंसाफ पार्टी के, वो वो पाकिस्तानी आर्मी, पाक फौज तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, ये सब कुछ उनके जो नेता लोग हैं उनका कहना है कि पाक फौज। और फिर उन्होंने इस पे भी एलिगेशन लगाया है इमरान खान ने अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बाजवा हमें मरवाना चाहते थे।
हमें असैसिनेट कराना चाहते थे। उन्होंने पूरा खुल के जो मतलब जो भी कुछ हो सकता था वो बाजवा को ही टारगेट बनाया है। अब बाजवा का जो है वो काउंटर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। उनका सिर्फ एक स्टेटमेंट आया है जो कि ये समझने के लिए कि मैं ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे मतलब आर्मी चीफ था जहां पे मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो मैं कू कर लेता और खुद मुशर्रफ की तरह, जो मुशर्रफ ने ही जो है उनको सेलेक्ट किया था एज आर्मी चीफ, जो मुशर्रफ जनरल थे पाकिस्तान के। तो मेरी क्रेडिबिलिटी यही है कि मैंने आर्मी को ए पॉलिटिकल बना दिया है। अब वो बोलने वाले स्टेटमेंट अलग बात है, अंदर में क्या है वो नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे बज़ाहिर ये है कि अगर वो चाहते तो कू करा लेते। और 2016-17 में जब इमरान खान आए थे, जब वो इलेक्शन हुआ था, तो उनकी तो मेजोरिटी बहुत कम थी और पाकिस्तानी आर्मी का जो है वो फुल सपोर्ट था इमरान खान को लाने के लिए और नवाज शरीफ को वहां से हटाने के लिए। जो तो उस टाइम के अगर मीडिया रिपोर्ट्स आप कहेंगे तो उसमें यही है कि जो रिपोर्ट्स आ रहे थे कि आर्मी कंसेंट थी इमरान खान को लाने के लिए और वो आर्मी चाह रही थी कि हम इमरान खान को लेके आए, और इसी वजह से और जो परेड और ये सब वो सब हुआ था, वो सिद्धू साहब गए थे और ये सब हुआ था, जो कस्सा जो चला था उनकी स्वेरिंग वगैरह में, तो बाजवा और इमरान खान दोनों एक पेज पे थे उस टाइम। अच्छा, ये कहा मैं इस पर आना चाहता हूं कि अभी जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको वो इम्पोर्टेड सरकार कहते हैं इमरान खान, शहबाज शरीफ ने आर्मी के बारे में भी कोई बयान ऐसा दिया है जो आर्मी के हक में है। वो क्या कुछ है? यानी आर्मी को के ही सिलसिले में एक फॉर है, एक अगेंस्ट है। यानी दो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इमरान खान और शहबाज शरीफ, एक तरफ वो जो हुकूमत में है वो आर्मी के साथ है, जो हुकूमत में नहीं है वो आर्मी के साथ नहीं नजर आ रहा है। तो क्या वहां की सियासत पर शरीफ ने ये कहा है कि इमरान खान ने जो है पाकिस्तान के फाउंडेशन पे अटैक किया है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में सबसे ऊंचा जो रोल है वो आर्मी का ही रोल है और इमरान खान उस पर अटैक कर रहे हैं, इसलिए वो देशद्रोही हैं और देश प्रेमी जो है वो आर्मी ही है। अच्छा, मुस्तफा साहब, ये इमरान खान के साथ ऐसा लगता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस है। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे उनको प्रो वेस्ट समझा जा रहा था, आर्मी उनके साथ थी। जब वो उनके खिलाफ उनको सरकार से हटाने की तैयारी हुई, उस जमाने वो एंटी अमेरिका हो गए। अब हुकूमत के जाने के बाद वो एंटी आर्मी भी हो गए। तो खुद उनकी अपनी सियासत और उनकी आइडेंटिटी क्या समझी जाए, क्योंकि उनकी वेस्टर्न बीवी एक रही हैं, उस वजह से उनकी एक इमेज प्रो वेस्ट बनी हुई थी। वहां पर अमेरिका के साथ भी वो नजर आ रहे थे, ऐसा लगता था शुरू में। अब आकर के आर्मी अमेरिका के खिलाफ हो गए, आर्मी के भी खिलाफ हो गए। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है? उनकी सियासत में क्या कुछ, कहां गड़बड़ है, क्या क्या खराबी है? देखिए ये जो लेयर्स हैं इमरान खान के ऊपर जो चढ़े हुए हैं, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो पूरी वेस्टर्न सोसाइटी में हुई है और वो इंग्लैंड में और अमेरिका में और यूरोप में वो एक तरह से वहीं रहते थे और वहीं उन्होंने सारी चीजें जो उनके जो करियर था या जो भी कुछ था, क्रिकेट का भी जो जमाना था उस टाइम भी वो प्रो वेस्ट थे। अगर आपको याद होगा पुरानी बातें, तो ऑस्ट्रेलिया में कैरी पेकर सीरीज होती थी और पहली जो सीरीज हुई थी वो मेरे ख्याल में, मैं उस टाइम स्टूडेंट था स्कूल का, जो कैरी पेकर सीरीज ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई थी। अब उसमें जो है वो रेड मतलब वो फ्लड लाइट लगा के रात में क्रिकेट मैचेस जो आजकल आईपीएल में हो रहा है उसी टाइम शुरू होता था। अब हम लोग के जमाने में तो बिल्कुल मतलब हम लोगों ने देखा है। अब उसमें जो है एक उन्होंने एक टी शर्ट पहना था कैरी पेकर सीरीज पे, वो पाकिस्तानी टीम पे, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ था, जिसपे उन्होंने इमरान खान के सीने पे लगा हुआ था बिग बॉयज प्ले एट नाइट। अब एक तरह से ये दो 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 मीनिंग शब्द हैं। हाँ हाँ, मतलब जी एक तरफ तो ये है कि क्रिकेट मैच हम रात में खेलते हैं, अब दिन में नहीं खेलते हैं, जी 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 और दूसरा जो है वो आप समझ लीजिए क्या है, जी जी, बिल्कुल प्ले बिल्कुल। बॉय जो इमेज था उनका, हाँ, उनका जो प्ले बॉय इमेज था, तो वो एक पूरा करियर था उनका, वो एक करियर उन्होंने देख लिया, समझ लिया और खत्म कर लिया उसको। उसके बाद जब ये पाकिस्तान में आए और सियासत में 23 साल की सियासत की उन्होंने, जब उन्हें हुक्मरानी मिली, तो उस 23 साल के सियासत में वो पक्के मुसलमान हो गए, 5 वक्ती नमाजी हो गए,
तहज्जुद गुजार हो गए। और अब वो सारी बातें जो यही कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाऊंगा, और जैसे रियासत मदीना चलता है वैसे पाकिस्तान चलेगा। तो तो ये क्या तो वही तो क्या बीवियां बदलने से नजरिया बदला, क्या हुआ ये चूंकि वो है। इस मतलब, जगह में नहीं जाऊंगा मैं, हाँ, क्योंकि चूंकि चूंकि उनकी जो मौजूदा बीवी हैं वो बहुत ज्यादा मजहबी तहज्जुद गुजार और उस किस्म की बताते हैं। मजहबी रुझान जो है वो तो मतलब पाकिस्तान में सियासत करने की, क्योंकि देखिए मैं एक और चीज लेके आता हूँ सीरियसली। क्योंकि एक साहब हैं तारिक अली, उनको शायद आप जानते हो, वो राइटर हैं, पाकिस्तान पे लिखते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। वो हम लोग के यहाँ आए थे, जेएनयू में भी आए थे, हम लोगों ने उनको देखा है। और अभी भी जो है वो जिंदा हैं, पंजाबी हैं। तो उनका एक स्टेटमेंट आया था पहले। वो जुल्फिकार अली भुट्टो के खास दोस्त थे वो। तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो है पाकिस्तान में सोशलिज्म लाना चाहते थे और सारी चीजों को नेशनलाइज कर रहे थे, और कम्युनिस्ट निजाम जो है वो पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो तारिक अली ने उनको उनको रोका, कहा कि ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये मतलब इस्लाम के अगेंस्ट में है। हालांकि दोनों कम्युनिस्ट हैं, दोनों मतलब उत्तर हैं, कि ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। जो आप चाह रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट का ये है कि स्टेटलेस सोसाइटी, रिच एंड पुअर का कोई वो नहीं है, वो सब कम्युनिस्ट का फलसफा है। तो उन्होंने रोका था उनको, मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो का। उसके बाद जब जियाउल हक जो आए तो उन्होंने तो इस्लाम का दरवाजा ही खोल दिया, और इस्लाम को जितना उन्होंने कूटा पीटा, डंके बजाए, तो वो तो करके चले गए। अब इमरान खान जो है वो फिर इस्लाम को लेके आ रहे हैं और उसी का डंका बजा रहे हैं। अरे रियासत मदीना से कोई किसी मुसलमान को इनकार थोड़ी है। अब क्या रियासत मदीना आज के डेट में बन सकती है इस मॉडर्न सोसाइटी में? किसको आप धोखा दे रहे हैं, किसको आप मतलब बेवकूफ बना रहे हैं? लेकिन पब्लिक है वो इस तरह की जो पॉपुलिज्म है ना, ये हमारे हिंदुस्तान में भी चल रही है। जय श्री राम क्या है, यही है। तो मैं इंडिया के सियासत पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के सियासत पे बात कर रहा हूँ। क्योंकि इमरान खान को यही लगता है कि मैं एक जो मोहरा है, एक तुरुप का पत्ता जो है वो इस्लाम है, इसको जितना मैं पीटूं उतना हमें हमारी पॉपुलैरिटी मिलेगी। दूसरी, पाकिस्तानी अवाम जो है वो अमेरिका से खुश नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि डायरेक्टली अमेरिका से वो हो करके अफगान जिहाद पे आ जाता है, और फिर उसके बाद काउंटर जिहाद भी शुरू हो गया और इतने लोग मरे, ये हो गए। तो बज़ाहिर लोगों की डिससेटिस्फैक्शन है अमेरिका के अगेंस्ट में, तो वो भी इमरान खान के फेवर में जा रही है। अब ये नया जो जो फलसफा उन्होंने खोला है वो आर्मी को जो है डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं इमरान खान, और अमेरिका को फिर जो है किसी तरह से बैकडोर से लाना चाहते हैं अपने करीब। तो ये सियासत जो है, मुझे, मैं तो कहूंगा कि ये दिस इज अ इमेच्योर। हाँ, वो उनकी उनकी सियासी समझ कमजोर कही जाए या जो भी, बहरहाल। तो ये एक नतीजे के तौर पर आपने पाकिस्तान के हालात पर बताया। अब चलते हैं भूटान, हमारा पड़ोसी मुल्क है, छोटा पड़ोसी मुल्क है। उसके साथ क्या कुछ है, वो चाइना वहां भी क्या कुछ कर रहा है, क्या नए डेवलपमेंट्स क्या हैं? क्योंकि इस वक्त भूटान नरेश जो वहां के बादशाह हैं, किंग हैं, वो भारत के दौरे पर हैं। लेकिन और क्या कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में? देखिए, जो भारत पर दौरे पर हैं, जिग्मे वांगचुक जो हैं, वो भारत नरेश हैं। वो तो एज अ किंग अब जो है भूटान में जो है, और फिर भी किंग का कंट्रोल है, उनकी फैमिली की कंट्रोल है। वो टोटल नेपाल की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब वहाँ के कैबिनेट पे और वहाँ के इस पर उनका असर है। वो भूटान बहुत छोटा मुल्क है, और वहाँ पे जो आबादी भी जो है वो बांग्लादेश की तरह नहीं है, बहुत ही स्पर्स पॉपुलेशन है, बहुत छोटा मुल्क है। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो भूटान नरेश पे नहीं है, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर पर है, जिनका नाम है लोटे लोटे शेरिंग। शेरिंग। लोटे शेरिंग जी। लोटे शेरिंग ये अभी जो है ये ब्रसल्स गए हुए थे। वहां पे उन्होंने एक बेल्जियम अखबार को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि डोकलाम जो है वो, उसमें 3 पार्टी है, और 3 पार्टी जो है वो, एक भूटान है क्योंकि वो भूटान की टेरिटरी है, दूसरा जो इंडिया है, और चाइना भी एक पार्टी है। एंड ऑल ऑफ देम, ऑल 3 आर थर्ड, कोई फर्स्ट नहीं है, ये भी अच्छा। उन्होंने कहा। ऑल 3 आर थर्ड, और तीनों के इक्वल से है। और इक्वल से के बाद जो है, अगर तीनों मिल जाएंगे और
बात होगी तो डोकलाम क्राइसिस जो है वो सॉल्व हो सकता है, ये उनका कहना है। आगे जो इन्होंने दूसरा बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है, जिसको बाद में वो रिट्रैक्ट भी किया और फिर उसके बाद वो खामोश भी हो गए। उसमें पत्रकार लोगों ने उनसे पूछा कि 10 गांव चाइना ने भूटान के अंदर बना लिए हैं, उस पर आपका क्या क्या कहना है? और वो एक जो सैटेलाइट इमेज है, उसमें वो सैटेलाइट इमेज जो है वो इंग्लैंड के और कुछ लोग हैं वेस्टर्न। आजकल ये भी हो गया, ये भी मैं आपको बता दूं, मतलब अपने दर्शकों को, कि अब जो है वो हम लोग सिर्फ चंद्रयान और सूरज और मंगल सितारा की खोज नहीं कर रहे हैं। अब बहुत से सैटेलाइट लगे हुए हैं इस दुनिया के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर, जो कि प्लेनेट को खोज रहे हैं। तो प्लेनेट के अंदर जो हमारा जो मतलब विश्व है, उसके अंदर क्या-क्या हो रहा है, कहाँ-कहाँ लोग क्या कर रहे हैं, उसकी उसकी सैटेलाइट इमेजरी वो ले रहे हैं। और जहाँ पे कंसर्न है, जहाँ पे था कि भूटान के अंदर 10 गाँव, और ये भी सैटेलाइट में बता दिया कि 2 गाँव यहाँ पर हैं, 5-4 यहाँ पर हैं, 5 वहाँ पर हैं, जो भूटान के टेरिटरी के अंदर आते हैं। चाइनीज गाँव बसे हुए हैं। तो भूटान नरेश ने कहा, वही हमारे नरेंद्र मोदी के साथ, कि कोई कोई नहीं आया है यहाँ, कोई है ही नहीं है, ये सब मीडिया का खलल है। और भूटान जो है अपने टेरिटरी को जो है, वो जो भी कुछ डेवलपमेंट है वो टेरिटरी भूटान के टेरिटरी में नहीं हो रहा। अच्छा, अब से पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भी, भारत में भी कुछ गांव बनाए थे। ये चीन इतना एक्सपेंशनिस्ट क्यों होता जा रहा है? क्या कुछ है? अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों के अंदर घुसता है और अपने गांव बसा लेता है, अपनी बस्तियां बसा लेता है। क्या कुछ है? यानी देखिए, एक आम तौर पर चीन की जो इमेज पूरी दुनिया में जो उभर करके आ रही है, वो अमेरिका के मुकाबले में जंगों से बचते हुए अपनी तरक्की कर रहा है। दुनिया भर में उसका अपना असर बढ़ रहा है, और बल्कि कई मुल्कों के बीच में वो मीडिएशन करके अमन की बात भी करा रहा है। लेकिन ये चीन यहाँ अपने पड़ोसी मुल्कों में इतना यानी क्यों अपने कब्जे बढ़ाता जा रहा है? भारत के बारे में अब से पहले हम लद्दाख में देख चुके, अरुणाचल प्रदेश में देख चुके, अब आपने बताया कि वहां भी, भूटान में भी 10 गांव बसा लिए। क्या कुछ है ये? नहीं, चीन का जो सिंपल सा मंशा है, जो मैं एज एनालिस्ट देख रहा हूँ, और जो भी मतलब फ्यूचर साउथ एशिया जो कुछ है, कि चीन जो है वो इंडिया को एक बॉटल में बंद करना चाहता है, और उसके ऊपर जो उसका कैप है उसको कसना चाहता है। अब इंडिया फड़फड़ाते ही रहे उस बॉटल के अंदर, तो ये उसका मौकफ है। अब इंडिया उसको कैसे काउंटर करेगी, वो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का हेडेक है। वो अपना काम कर रहा है। अब अभी जो है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ जो अभी बात हमारी हो रही है भूटान के बारे में, तो उसकी मैं एक चीज और भी कहना चाह रहा हूँ, कि जो भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि 2 और 3 राउंड के अंदर अंदर हमारे जो बाउंड्री इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएंगे चाइना के साथ, 2-3 राउंड के अंदर। अब तो फिर डोकलाम ही रहेगा, और उसके बाद डोकलाम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और डोकलाम के मामले में ये भी बता रहा हूं मैं, कि एक अंदर सीक्रेट डील चल रही है, जो कि मीडिया में आ चुकी है, भूटान और चाइना के बीच में। उसमें उन्होंने एक पैकेज डील दिया है चाइना ने, कि उनके जो नदर्न एरिया हैं जिसमें ये गांव बसा रहे हैं, उस सारे इलाके में वो वो भूटान को दे देंगे। अच्छा। क्योंकि उनका जो तरीका है, ये भी आपको अपने दर्शकों को समझा दूं, कि उसमें उनका एक और पॉलिसी है, जो कि मतलब फॉरेन पॉलिसी लेवल पे इस्लामी स्लाइसिंग कहते हैं उसको। यहाँ पे सलामी का मतलब होता है वो गोश्त, जो कि सूअर का गोश्त होता है, उसको सलामी कहते हैं, और उसको स्लाइस जो करते हैं तो उसकी स्लाइस बनती है। तो ये जो है वो इस्लामी स्लाइसिंग है, और उसके तहत जो इनकी पॉलिसी है कि 2 किलोमीटर आगे चले जाते हैं और फिर 1 किलोमीटर पीछे आ जाते हैं। 1 किलोमीटर का तो गेन हो गया। यही काम ये लद्दाख भी कर रहे हैं, और यही मंशा जो है उनका अरुणाचल में भी है, और यही चीज ये भूटान में भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो जो डील चल रही है वो ये है कि नदर्न एरिया का रीजन जो है वो हम भूटान को दे देंगे, और डोकलाम जो है वो भूटान हमें दे दे। और इंडिया देखता रह जाए, और इंडिया देखता रह जाए। वो हम देखेंगे कि क्या हो, हाँ, हाँ, उसके बाद तो इंडिया आएगा। जी, जी, जी। तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जो
मतलब भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके बयान से खलबली मच गई है पूरे इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में। तो ये जो अभी हमारे जो किंग आए हैं भूटान के यहाँ दिल्ली में, उसमें ये भी बात चल रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर को जो है आप कंट्रोल कीजिए, वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। तो उसको वहां से फिर एक कभी वहां के दिल्ली के लिए, भूटान के दिल्ली में उन्होंने दिया है कि मैंने कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कही है, मैंने तो वही बात की जो हमारी पहले पोजीशन है, इंडिया तो सबसे पहले आगे है। ये सब सारी बातें वो उनको उसको लीपापोती के लिए उन्होंने की है। लेकिन ये इन सारे जो डेवलपमेंट है उससे ये निकल के आ रहा है कि भूटान जो है वो टिल्ट कर रहा है चाइना की तरफ, और चाइना से अपने जान छुड़ाना चाह रहा है। और बाउंड्री इशू जो है, वो जो इंडिया के बाउंड्री इशू है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। और ये जो डोकलाम का जो इशू है, ये इंडिया के लिए मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इशू है। ये मैं आपको बता दूं, 7 किलोमीटर का ही फासला है, 7 किलोमीटर पीछे जो है वो चाइना है, और 7 किलोमीटर जो है भूटान का टेरिटरी है। और जो भूटान का टेरिटरी है वो ट्राई जंक्शन है, वहां पे इंडिया आ जाता है। और चाइना जो है वो ये चाहता है कि मैं 7 किलोमीटर अगर रोड बना दूंगा तो मैं क्लोज हो जाऊंगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, और जब भी चाहूंगा मैं उसको कट ऑफ कर जाऊंगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट को मैं मिला लूंगा अपनी तरफ। ये सब स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है, इंडिया उसको रोकना चाहती है, और नहीं चाहती है कि वो उसको जो अभी जो पोजीशन है। लेकिन ये चीज चल रही है, इसमें डेवलपमेंट यही है। और अभी मैं दर्शकों को यही बता दूं कि वो इस डेवलपमेंट को नोटिस लें, क्योंकि कहीं कोई पहले डोकलाम क्राइसिस हो गया था, 70-60 दिन तक जो है दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थी, आई बॉल टू आई बॉल एकदम। और उसके बाद जो है फिर सेंसिबिलिटी आई तो चाइना ही पीछे हो गया। लेकिन चाइना के पीछे होने का ये मतलब नहीं कि चाइना हार गया या चाइना पीछे हो गया। एक तो उसने क्या किया कि उसने उस जगह पे डोकलाम से जो नजदीक का एरिया चुम्बी वैली के पास है, जो कि उसका चाइना का टेरिटरी है, वहां पे एक बहुत मैसिव कंटोनमेंट बना लिया है, और बहुत ज्यादा हथियार और असलाह और ट्रेंड फौज जो है वहां पे लाके रख दी है, जो कि एनी टाइम रेडी है, वॉर रेडी है। तो ये तो डेवलपमेंट है अभी वहां पे। जी जी जी। अच्छा, एक दूसरी जो और खबर आ रही है वो म्यांमार के कोको आइलैंड से है। वहां क्या कुछ है? वहां भी चाइना एक्टिव है? यानी जो बात आप कह रहे हैं इससे तकरीबन उस नतीजे की तरफ पहुंचना आसान है कि चीन जो है वो भारत को बोतल में बंद करना चाहता है। ये क्या है? कोको आइलैंड में क्या कुछ हो रहा है? देखिए, कोको आइलैंड जो है, हम लोग साउथ एशिया के स्टूडेंट हैं, जब हम लोग मतलब पढ़ रहे थे साउथ एशिया, तब भी कोको आइलैंड था, और उस पे हम लोग जो है हमारे टीचर और ये वो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को वार्न कर रहे थे कि कोको आइलैंड जो है उसके ऊपर आप निगाह रखिए, उसको काउंटर करने के लिए क्या कीजिए। तो उस टाइम जो है वो कोको आइलैंड जो है, पहले ये मैं बता दूं कि कोको आइलैंड, ग्रेट कोको आइलैंड जो है वो म्यांमार का हिस्सा है, वो म्यांमार की टेरिटरी है। वो एक अनहिबिटेड, मतलब उसमें वहां कोई आदमी नहीं है, लेकिन वो म्यांमार से काफी दूर है और इंडिया से ज्यादा नजदीक है। और इससे सिर्फ वो अंडमान निकोबार से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, अनमैन्ड मतलब प्लेस है। तो उसके अंदर जो है चाइना ने एक लिसनिंग पोस्ट लगाई थी, एक टावर ओवर लगाया था, जिससे वो लिसन करते थे अपना, वहां रिकॉर्डिंग वॉकॉर्डिंग उन्होंने बनाया हुआ था, इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ था कि कितने जहाज आ रहे हैं, कितने जहाज जा रहे हैं, क्या वहां पर मतलब रेडियो लेवल पे क्या लोग क्या बात कर रहे हैं जहाज वाले, ये वो। तो उनकी अपनी मतलब मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक रीजन थे। तो कोको आइलैंड पे इन्फ्लुएंस जो है चाइना का आज से नहीं, बहुत पहले से था। और इंडिया को इतना तो कंसर्न था कि वहां पे वो हैं, लेकिन इंडिया ने कोई कभी भी उसके अगेंस्ट में कोई मतलब काउंटर स्टेटमेंट नहीं दिया। अभी जो डेवलपमेंट है कि वहां पे सैटेलाइट, अगेन जो सैटेलाइट इमेजेस बताती हैं, ये इंग्लैंड से शाया हुए हैं, चैटमैन हाउस जो है वहां वहां से शाया हुआ है इनके स्टेटमेंट, सैटेलाइट इमेजेस, कि वहां पे चाइना ने, पीएलए ने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, उसने जो है वहां पे 28 मतलब मीटर का जो है उनका रनवे था। अब उसको 3800 का रनवे उन्होंने बना दिया है, करीब करीब 1000 मोर रनवे लगा दिया है, वहां पे बना के तैयार कर दिया है। 2 हैंगर बना दिए हैं वहां पे जहां पे एयरक्राफ्ट रेडी है, और उनके एक ब्लॉक भी बना दिया है जिसमें वो
रेजिडेंशियल ब्लॉक भी बना दिया इन्होंने। ये सब डेवलपमेंट जो है अभी रीसेंट डेवलपमेंट है, और वहां पे और भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है वहां पे। तो ये जो है मतलब एक बहुत इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब वो पहले तो कंसर्न था, अब जो है उसका लेवल बढ़ करके सीरियस कंसर्न हो गया इंडिया के लिए। और उसके ऊपर वो जो मुझे चल रहा है, जैसा मुझे गतिविधि से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे हमारे अंडमान निकोबार में इंडिया का बेस है, ट्राई सर्विसेज का बेस है, और उस बेस से वो पूरे इंडियन ओशियन को वो देखते हैं। यहाँ तक के वो मतलब जो क्वाड की गतिविधि है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ, वो भी वहीं से कोऑर्डिनेट होता है, मलक्का स्ट्रेट को देखते हैं। उसी के काउंटर में ये जो चाइना है, ये कोको आइलैंड को अपना मिलिट्री बेस हेडक्वार्टर बनाना चाह रहा है, मतलब बोथ नेवल एंड एयरफोर्स। और ये जो रनवे जो चल रहा है, वो जाहिर सी बात है कि वो म्यांमार के ही जो है लोग उसको उड़ाएंगे, हो सकता है कि चाइनीज पायलट उसमें उड़ाएं। जहाज जो है वो ऊपर में फ्लैग लगा रहेगा म्यांमार का, लेकिन वो चाइनीज उसको ये करेंगे। अब वहां पे वो डेवलपमेंट हो रहा है, कोस्टल उनका जो कोस्ट है उसको भी डेवलप कर रहे हैं कि वहां पे कुछ सबमरीन वगैरह या शिप वगैरह ला के रखेंगे वो, ताकि जैसे इंडिया सर्वेलेंस करती है वहां से वो भी सर्वेलेंस करेंगे। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही सीरियस इशू है। और इसमें जो फाइनल बात मैं वो कहूंगा कि जैसे हमारा सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना से निकलता है और गद्दार में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खत्म होता है। चाइना ने म्यांमार में ये बना चुके हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना से शुरू होता है और इंडियन ओशन में खत्म होता है सिटविट पोर्ट पे। वो कॉरिडोर चल रहा है पहले से, जो कि चाइना म्यांमार जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और इकोनॉमिक कॉरिडोर इसीलिए है कि जो एनर्जी है, जो तेल है, वो इन दोनों कॉरिडोर से चाइना के अंदर आ सकती है, उसे मलक्का स्ट्रेट पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो और म्यांमार जो है, अगर माने या ना माने, जब से ये पहले भी था अभी भी है, और जब बीच में डेमोक्रेसी वगैरह आ गई थी तो थोड़ा इन्फ्लुएंस कम हो गया था। अब 2021 के बाद जो है उनकी पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस को चाइना ही पूरा करता है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि चाइना जो म्यांमार जो है वो चाइना का सैटेलाइट स्टेट है, और वो अगर कोको आइलैंड में अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है तो म्यांमार उसके खिलाफ नहीं कुछ बोल सकता है। और इंडिया तो ऑब्जेक्शन चाइना से नहीं करेगी ना, इंडिया ऑब्जेक्शन अगर करेगी तो म्यांमार से करेगी। आप समझ रहे हैं ना? तो ये हर तरफ से घेरने की तैयारी है। हम अब से पहले आपसे चीन की श्रीलंका में जो एक्टिविटीज है उस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और वहाँ मालदीव में भी चीन की एक्टिविटीज बढ़ी हैं। इधर नेपाल में भी बाकायदा ट्रेन पहुंचाई जा रही है, और इंडिया के बरखिलाफ बाकायदा नेपाल में चीन का भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो वो सारी चीजें जो मिलके आ रही है वो बहुत ही अहम है भारत के लिए। आने वाला वक्त क्या रहेगा, लेकिन क्या भारत को चीन बोतल में बंद कर सकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और कितना हो पाएगा, कितना कामयाब हो पाएगा, क्या भारत उसको काउंटर कर पाएगा, वो इससे भी बड़ा सवाल है। क्योंकि भारत की सुरक्षा, वो मैं समझता हूं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या कुछ है, अब अगर चीन के जरिए कब्जा किए हुए भारत के इलाके के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री कह देते हैं कि यहाँ कोई नहीं आया, और इसी तरह से भूटान के भी कह देते हैं, तो उसके पीछे भी क्या कुछ है। क्या चीन की ऐसी बढ़ती हुई ताकत है कि इन पड़ोसी मुल्कों की हुकूमतों पर वो इतना असरअंदाज है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने हमें वक्त दिया। आप हमेशा वक्त दे देते हैं, अपने गांव से, अपने वतन से भी आपने टाइम निकाला, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।